हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राहुल मिश्रा, टीम बॉटनी सीएलसी सीकर। आज हम यहाँ डिस्कस करते हैं दंगल 5 का सॉल्यूशन, जिसका टॉपिक है इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। चलिए देखते हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर 1, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स एज, यानी कि कंज्यूमर्स के थ्रू जो फूड फॉर्म होता है या फिर ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म होते हैं, उसकी रेट को क्या बोलते हैं। तो ध्यान रखना, कंज्यूमर लेवल पर जो ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज होता है उसकी रेट को हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो आंसर क्या चला जाएगा? 4। तो ध्यान रखना, उपभोक्ता द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ के निर्माण की दर को हम बोलते हैं क्या? द्वितीयक उत्पादकता। चलिए नेक्स्ट देखिए। What proportion of PAR is captured by the plant for synthesis of organic matter, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर को सिंथेसाइज करने के लिए जो प्लांट्स होते हैं वो PAR का कितना प्रोपोर्शन यूज करते हैं। तो क्लियर एनसीईआरटी में लिख रखा है 2 to 10% ऑफ PAR इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। आंसर क्या चला जाएगा? सेकंड। तो ध्यान रखना, कार्बनिक पदार्थ के संश्लेषण के लिए पादपों द्वारा PAR के कितने भाग को प्रग्रहण किया जाता है? 2 से 10%। चलिए देखिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड, यानी कि इकोलॉजिकल पिरामिड में इनमें से किसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो देखिए, इसमें अगर हम पिरामिड बनाते हैं तो उसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप्स को हम लिखते ही हैं, वहां शो करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को शो करते हैं, टॉप कार्निवोर्स को शो करते हैं, लेकिन कहीं भी सेप्रोफाइट को शो नहीं करते। तो आंसर क्या चला जाएगा? 4, सेप्रोफाइट या सेप्रोट्रॉप्स। निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिकी पिरामिड में कोई स्थान नहीं दिया गया? तो आंसर क्या चला जाएगा? मृतोपजीवी। नेक्स्ट देखिए, ये आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, ट्रू और फॉल्स आपको बताने हैं और एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो पहला देखिए, एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम पजेस सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, यानी कि ये तो एंथ्रोपोजेनिक या मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं वो सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म को रखते हैं, गलत है। उनमें सेल्फ रेगुलेशन नहीं होता। तो ध्यान रखना, मानव जनित पारिस्थितिकी तंत्र स्वनियामक क्रियाविधि रखते हैं, गलत है। फॉरेस्ट इज नेचुरल इकोसिस्टम, बिल्कुल सही है। वन एक प्राकृतिक पारितंत्र है, राइट। एस्चुरी इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, गलत है, टेरेस्ट्रियल नहीं होता, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में आता है। ज्वार नदमुख एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, गलत। तो आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स सेकंड। नेक्स्ट देखिए, इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर, यानी कि जब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट मिलकर एक फिजिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम जो किसका कैरेक्टर है। तो ध्यान रखना, जब बायोटिक एबायोटिक एजेंट मिल जाते हैं तो एक सिस्टम डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? इकोसिस्टम। जो पूरे जितने भी इकोसिस्टम है, ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम का आपको कैरेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, जैविक और अजैविक घटकों की परस्पर क्रिया के फलस्वरूप एक भौतिक संरचना विकसित होती है जो विशिष्टता है प्रत्येक प्रकार के पारितंत्र की। आंसर आ जाएगा थर्ड। अगर हम ऑर्गेनिज की बात करें तो ऑर्गेनिज में ओनली बायोटिक फैक्टर है, पॉपुलेशन लेवल पर भी ओनली बायोटिक है, कम्युनिटी में भी ओनली बायोटिक है, एबायोटिक को यहां इंक्लूड नहीं करते, इसलिए आंसर क्या जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट देखिए, प्लीज सिलेक्ट इनकरेक्टली मैच पेयर विथ रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट्स ऑफ पॉन्ड। पॉन्ड के कंपोनेंट के लिए आपको इनमें से एक इनकरेक्टली मैच पेयर देखना है। प्रोड्यूसर, क्या पॉन्ड में प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन होते हैं? ठीक है, लेकिन यहाँ जू प्लैंक्टन लगा दिया, प्रोड्यूसर नहीं होते जू प्लैंक्टन, कंज्यूमर हैं। नेक्स्ट देखिए, कंज्यूमर जू प्लैंक्टन, सही है। डिकम्पोजर्स फंजाई बैक्टीरिया, सही है। ऑटोट्रॉफ्स फाइटोप्लैंक्टन सम एल्गी, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या चला जाएगा? फर्स्ट, जो गलत दे रखा है मैच। तो ध्यान रखना, तालाब के घटकों में अगर हम देखें, उत्पादक में पादप प्लवक तो ठीक है लेकिन जंतु प्लवक नहीं होते, गलत है। बाकी उपभोक्ता जंतु प्लवक हैं, अपघटक कवक जीवाणु हैं, स्वपोषियों में पादप प्लवक और कुछ शैवाल भी आ जाते हैं, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या चला जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ बायोमास एंड एनर्जी विल बी, यानी कि जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है उसमें बायोमास का पिरामिड और एनर्जी का पिरामिड कैसा होता है। अगर हम बायोमास के पिरामिड की बात करें तो वो कैसा होता है? अपराइट होता है,
और एनर्जी का पिरामिड ऑलवेज अपराइट होता है। तो आंसर क्या चला जाएगा इसमें? सेकंड। तो ध्यान रखना, घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का और ऊर्जा का पिरामिड कैसा रहेंगे? दोनों के दोनों सीधे रहेंगे, इसलिए आंसर क्या जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट देखिए, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ डेट्राइटस इज स्लो व्हेन, कब होगा? यानी कि ये जो अपरद के अपघटन की दर है वो धीमी कब होगी? तो पहला देखिए, कंटेन लिग्निन, काइटिन, टेनिन, सेल्यूलोज, ये लिग्निन आ गया, बिल्कुल यहां स्लो रहेगी। एनवायरमेंट इज वार्म, गलत है। जब एनवायरमेंट वार्म होगा तो डिकम्पोजिशन की रेट स्लो नहीं फास्ट होगी। कंटेन प्रोटीन, अगर डेट्राइटस में प्रोटीन होगा तो रेट फास्ट होगी। एरेशन, गुड एरेशन, अगर एरेशन अच्छा होगा तो डिकम्पोजिशन की रेट फास्ट होगी। हमें स्लो की बात करनी है, तो आंसर क्या चला जाएगा? फर्स्ट। क्लियर? तो ध्यान रखना, लिग्निन की वह जो अपघटन की दर है वो स्लो होगी, बाकी इन सब में फास्ट होगी। तो आंसर चला गया फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो इकोसिस्टम होते हैं भिन्न प्रकार के पारितंत्र में, ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो कैसी होती है? पहला देखिए ऑप्शन सेम, क्या सारे इकोसिस्टम में सेम होती है? नहीं, डिफरेंट इकोसिस्टम में सेम नहीं होती। जीरो होती है, गलत। अगर प्रोडक्टिविटी ये जीरो होगी तो इकोसिस्टम काम ही नहीं कर पाएगा। वरीज, ये सही है। तो ध्यान रखना, डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी अलग अलग होती है, इसीलिए आंसर क्या जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमस इज, ह्यूमस है डार्क कलर्ड एमोर्फस सब्सटेंस, बिल्कुल सही है। ये डार्क कलर का होता है, एमोर्फस यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन होता है। हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, ये भी सही है। चूंकि इसका डिकम्पोजिशन बहुत ज्यादा हो चुका होता है, इसीलिए अब ये डिकम्पोजिशन के लिए कैसा हो जाता है? रेजिस्टेंट होता है, हाईली रेजिस्टेंट। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट राइट है, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो आंसर क्या चला जाएगा इसका? फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, हाउ मच एनर्जी ऑफ सनलाइट कन्वर्ट इनटू एनपीपी एट प्रोड्यूसर लेवल इफ सनलाइट हैज 10 लाख जूल? कितनी है? 10 लाख जूल है। अब देखो, ये आ गई 10 लाख जूल। अब देखो 10 लाख जूल है, अब यहां पर क्या बोला है? एनपीपी। तो क्लियर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये जो सनलाइट की एनर्जी होती है उसका 1% एनपीपी में कन्वर्ट होता है, किस लेवल पर? प्रोड्यूसर लेवल पर। तो इसका 1% कितना आ जाएगा? 10,000। कितना आ जाएगा? 10,000 जूल। तो इसलिए आंसर क्या चला जाएगा इसका? फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू मेन स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ एन इकोसिस्टम्स आर, यानी कि इकोसिस्टम के टू हमें मेन स्ट्रक्चरल फीचर्स हमें देखने हैं। पहला ऑप्शन देखिए, स्टैंडिंग क्रॉप एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो आप देख रहे हैं ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या दे रखा है? ये फंक्शनल एस्पेक्ट दे रखा है। दूसरा देखिए, प्रोडक्टिविटी एंड स्टैंडिंग स्टेट, ये भी कैसा दे रखा है? यहाँ पर फंक्शनल एस्पेक्ट। स्पीसीज कंपोजिशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन, ये सही है क्योंकि ये इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन ठीक है, लेकिन एनर्जी फ्लो दे दिया, फंक्शनल एस्पेक्ट। तो आंसर क्या चला जाएगा? थर्ड। तो ध्यान रखना, पारिस्थितिकी तंत्र के दो मुख्य संरचनात्मक जो विशेषताएं हैं वो कौन सी हो जाएंगी? जाति संगठन और स्तरीकरण। बाकी पोषक चक्रण फंक्शनल एस्पेक्ट है, यानी कि क्रियात्मकता को दर्शाता है। यहां तक कि उत्पादकता और ऊर्जा प्रवाह भी ये कैसे हैं? फंक्शनल एस्पेक्ट। तो आंसर चला गया थर्ड। नेक्स्ट देखिए, डेट्रिटिवोर्स ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस के थ्रू ये डेट्राइटस को स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं? तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट, फ्रेगमेंटेशन। तो ध्यान रखना, खंडन प्रक्रिया द्वारा अपरदहारी अपरद को छोटे छोटे खंडों में या कणों में तोड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, इकोलॉजिकल पिरामिड इज अपराइट फॉर फूड चेन विथ रिस्पेक्ट टू, यानी कि इनमें से आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है किसमें जो पिरामिड है, फूड चेन का पिरामिड है वो कैसा रहेगा? अपराइट। पहला देखिए, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में नंबर का जो पिरामिड है वो अपराइट होता है, बिल्कुल सही। बायोमास इन सी,
अगर सी की बात करें, एक्वेटिक इकोसिस्टम आ गया और उसमें बायोमास का जो पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड होता है, तो इसको हटाओ। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम में नंबर का जो पिरामिड होता है वो अपराइट होता है। एनर्जी का पिरामिड ऑलवेज अपराइट होता है। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन सिंगल ट्री इकोसिस्टम, एक ट्री इकोसिस्टम में एक ट्री है जबकि उस पर डिपेंड हर्बीवोर्स बर्ड बहुत ज्यादा हैं, तो इसीलिए इसका अपराइट पिरामिड नहीं बनता। तो ध्यान रखना, इसमें आंसर क्या चला जाएगा, ए सी डी कहां है, पहले ही में आंसर आएगा 1। तो ध्यान रखना, घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की संख्या का पिरामिड अपराइट बनेगा। जैव भार का समुद्र में जो पिरामिड बनेगा वो अपराइट नहीं होगा, सीधा नहीं होगा। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की संख्या का पिरामिड सीधा होगा, ऊर्जा का पिरामिड सीधा होगा। लेकिन एकल वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की संख्या का पिरामिड सीधा नहीं होगा, क्योंकि एक वृक्ष पर कई सारे जो शाकाहारी पक्षी हैं वो डिपेंड होते हैं। तो आंसर चला गया फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के संदर्भ में हमें ये स्टेटमेंट पढ़ने हैं और उसके हिसाब से हमें देखना है कौन कौन से सही हैं। तो देखो, पहला, इट इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस ओनली, गलत है। ये केवल डेट्राइटस के केमिकल कंपोजिशन के थ्रू रेगुलेट नहीं होता। इट इज एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, बिल्कुल सही है। इट इज रेगुलेटेड बाय टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर, ये भी सही है। It is faster if detritus is rich in nitrogen and water soluble substances, बिल्कुल सही है भी। Anaerobic conditions promote decomposition, गलत है। अगर एनारोबिक कंडीशन होती है तो डिकम्पोजिशन की रेट प्रमोट नहीं होती बल्कि स्लो हो जाती है। तो यहां पर करेक्ट वन कौन कौन से हैं, बी, सी और डी। तो आंसर चला गया थर्ड। तो ध्यान रखना, ये जो अपघटन के संबंध में हमें कथन में सही कथनों को देखना है। यह केवल अपरद के रासायनिक संगठन के द्वारा नियंत्रित होता है, गलत। यह ऑक्सीजन आवश्यकता वाली प्रक्रिया है, सही। तापमान और मिट्टी की नमी भी इसे नियंत्रित करती है, सही। यह यदि अपरद नाइट्रोजन और पानी में घुलनशील पदार्थों से भरपूर होते हैं तो यह तेजी से होता है, बिल्कुल सही। अवायवीय परिस्थितियां अपघटन को बढ़ावा देती हैं, गलत, बल्कि अपघटन को कम करने का काम करती हैं। तो आंसर क्या चला गया, थर्ड। नेक्स्ट देखिए, फाइंड ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू की फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के फंक्शनल एस्पेक्ट के संदर्भ में एक विषम को चुनना है। तो ध्यान रखना, इकोसिस्टम के कार्यात्मक पहलुओं के संदर्भ में विषम को चुनना है। पहला देखिए, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये फंक्शनल एस्पेक्ट में आता है। एनर्जी फ्लो भी फंक्शनल एस्पेक्ट में आता है। डिकम्पोजिशन भी फंक्शनल एस्पेक्ट में आता है, लेकिन स्पीसीज कंपोजिशन फंक्शनल एस्पेक्ट में नहीं आता। आंसर आ जाएगा 4। क्लियर। तो ध्यान रखना, पोषण चक्रण, ऊर्जा प्रवाह और अपघटन ये कार्यात्मक पहलू है, जबकि जाति संगठन कार्यात्मक पहलू नहीं है, इसलिए आंसर क्या चला गया, 4th। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन द ग्रेजिंग फूड चेन इज रेस्ट्रिक्टेड एज, यानी कि जो फूड चेन होती है, ग्रेजिंग फूड चेन, उसमें जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं उनका नंबर लिमिटेड होता है। ऐसा क्यों होता है, तो उसका रीजन हमें बताना है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलो 10% लॉ, बिल्कुल सही, क्योंकि जब भी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो 10% लॉ लागू होता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया था कि एक ट्रॉफिक लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल की तरफ ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी। क्लियर। तो इसीलिए 10% लॉ फॉलो करता है। तो हर ईच हायर ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी कम होती चली जाती है, इसीलिए नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स कैसे हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं। तो आंसर क्या चला जाएगा, फर्स्ट। दूसरा देखो, अमाउंट ऑफ एनर्जी इंक्रीज एट सक्सेसिव हायर ट्रॉफिक लेवल ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफर, गलत। यहां पर जब भी एनर्जी ट्रांसफर होती है तो इंक्रीज नहीं होती बल्कि क्या होती है, डिक्रीज होती है। 90% of energy of lower trophic level transfer to the next higher trophic level, गलत। only 10% ट्रांसफर होती है, 90% नहीं। एनर्जी डज नॉट ट्रांसफर बिटवीन ट्रॉफिक लेवल, गलत है, एनर्जी भी ट्रांसफर होती है। तो ध्यान रखना, चारण खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तरों की संख्या प्रतिबंधित है या लिमिटेड है, क्योंकि ऊर्जा का स्थानांतरण 10% नियम का अनुसरण करता है। बाकी ऊर्जा का स्थानांतरण के दौरान क्रमिक उच्च पोषी स्तरों पर ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है, गलत है। निम्न पोषण स्तर की 90% ऊर्जा अगले उच्च पोषी स्तर पर स्थानांतरित होती है, ये भी गलत है।
पोषण स्तरों के मध्य ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता, ये भी गलत है। आंसर गया फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, विच वन इज मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी फ्लो इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो का इनमें से कौन सबसे प्रमुख साधन है? तो पहला देखिए, अगर हम बात करें किसकी, एक्वेटिक इकोसिस्टम की, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन ज्यादा चलती है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज को कोई दूसरा ऑर्गेनिज क्या कर लेता है, उसको प्रीडेट कर लेता है, इसीलिए ध्यान रखना वहां क्या आएगा आंसर, ग्रेजिंग फूड चेन। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का महत्वपूर्ण साधन है जीएफसी, जबकि टेरेस्ट्रियल में है डीएफसी। तो आंसर गया फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल होराइजन एंड गेट प्रेसिपिटेट एज अनअवेलेबल साल्ट्स बाय द प्रोसेस ऑफ। तो यहां आपको पता है लीचिंग की प्रोसेस होती है। लीचिंग की प्रोसेस में क्या होता है, जो वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं वो वाटर में मिक्स होकर कहां चले जाते हैं, जो सॉइल होती है उस सॉइल में नीचे की तरफ रन कर जाते हैं और किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके अनप्रेसिपिटेट बना लेते हैं और प्लांट के लिए अनअवेलेबल हो जाते हैं। तो वो प्रोसेस कौन सी है, उसको कहेंगे लीचिंग। आंसर आएगा सेकंड। तो ध्यान रखना, अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा जल विलय अकार्बनिक पोषक भूमि मृदा संस्तर में प्रविष्ट कर जाते हैं और अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। उस प्रक्रिया का नाम क्या है, निक्षालन। सेकंड। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द गिवन इज नॉट एन एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम मींस मैन मेड इकोसिस्टम। तो निम्न में से कौन मानव जनित पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? क्रॉप फील्ड मानव निर्मित है, गार्डन मानव निर्मित है, फॉरेस्ट नहीं है मानव निर्मित, एक्वेरियम मानव निर्मित है। तो आंसर क्या चला गया, थर्ड। क्लियर। तो ध्यान रखना, इसमें सस्य भूमि मानव निर्मित है, उद्यान मानव निर्मित है, जल जीवशाला मानव निर्मित है, जंगल मानव निर्मित नहीं है, इसलिए आंसर गया थर्ड। ये नेचुरल इकोसिस्टम है। नेक्स्ट देखिए, मेंशन बिलो इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। व्हाट ग्रुप द फोर प्रोपोर्शन ए टू डी रिप्रेजेंट रिस्पेक्टली। यहां आपको प्लांट्स की बायोडाइवर्सिटी का एक रिप्रेजेंटेशन बना रखा है और उसमें ए बी सी डी लिख रखे हैं। तो आपको ये बताना है कि ए बी सी डी किसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहां ऑप्शन आपके लिख रखे हैं। तो देखो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जब आप देखें तो ए किसको रिप्रेजेंट करता है, फंजाई को, सी किसको रिप्रेजेंट करता है, एंजियोस्पर्म को। तो देखिए, ए फंजाई और सी एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म एक में ही लिखा है, तो आंसर क्या चला गया, फर्स्ट। ठीक है। तो बी क्या आ गया, एल्गी। क्या आ गया, बी एल्गी। और डी क्या आ गया, फर्न। तो आंसर आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन में लीड टू, यानी कि किसी रीजन में बायोडाइवर्सिटी लॉस से क्या हो सकता है। तो देखो, किसी क्षेत्र में जैव विविधता की हानि के कारण हो सकता है। क्या हो सकता है, पहला, ग्रेटर रेजिस्टेंट टू ड्राउट। ड्राउट के अगेंस्ट में या सूखे के प्रति अधिक प्रतिरोधकता, गलत है, बल्कि सूखे के प्रति प्रतिरोधकता कम हो जाएगी बायोडाइवर्सिटी घटने से। डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, ये सही है। पादप के उत्पादन में कमी आ जाएगी, बिल्कुल राइट है। तो आंसर क्या चला जाएगा, सेकंड। डिक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेस सच एज वाटर यूज। डिक्रीज नहीं होगी, बल्कि क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। तो ध्यान रखना, वाटर यूज में वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा आ जाती है। कब, जब बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, जबकि ये लिख रहा है घट जाती है, गलत है। डिक्रीज वेरिएबिलिटी इन पेस्ट एंड डिसीज साइकिल, डिक्रीज नहीं होगी बल्कि इंक्रीज हो जाएगी, तो ये भी गलत। आंसर क्या चला गया, सेकंड। तो ध्यान रखना, जैव विविधता की हानि के कारण सूखे के प्रति अधिक प्रतिरोधकता नहीं होगी, पादप के उत्पादन में कमी आएगी, बिल्कुल सही। कुछ पारिस्थितिकी तंत्र प्रक्रियाओं जैसे जल उपयोग में परिवर्तनशीलता में कमी आएगी, गलत, कमी नहीं बढ़ जाएगी। पीड़क और रोग चक्रों में परिवर्तनशीलता में कमी आएगी, गलत, बल्कि परिवर्तनशीलता बढ़ जाएगी। आंसर सेकंड। नेक्स्ट देखिए, ये आपको यहाँ स्टेटमेंट दे रखे हैं और वापस वही आपको बताना है कि कौन ट्रू कौन फॉल्स, और वो भी किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है, हॉट स्पॉट रीजन में बायोडाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट में। तो देखिए, पहला, वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, क्या हॉट स्पॉट में स्पीसीज रिचनेस जो है बहुत ज्यादा होती है, बिल्कुल सही। हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी स्पीसीज रहती है जो किसी ऑल ओवर वर्ल्ड में केवल यहीं पाई जाती है, यानी कि एंडेमिक स्पीसीज प्रेजेंट है, बिल्कुल सही।
रीजन्स ऑफ एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस, बिल्कुल सही। यहाँ चूंकि डाइवर्सिटी ज्यादा है तो रीजन्स के लॉस्ट होने के चांस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। रिचेस्ट एंड मोस्ट थ्रेटन्ड रिजर्वॉयर ऑफ ओनली प्लांट लाइफ ऑन द अर्थ, हॉट स्पॉट में केवल प्लांट लाइफ नहीं होते बल्कि एनिमल्स भी पाए जाते हैं, तो ये गलत हो गया। तो यहां पर कौन कौन से ए बी सी सही है, यानी कि ट्रू 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 और फॉल्स, चौथा चला जाएगा आंसर, सॉरी चौथा आंसर, चौथा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन वी कंजर्व and protect the whole ecosystem, its biodiversity all level is protected. This approach include all of the following except। अब यहां बात कर रखी है किसकी, चूंकि प्रोटेक्ट कर रहा है होल इकोसिस्टम को, कब, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए और ऑल लेवल्स पर, तो ये कंडीशन है इन सिटू कंजर्वेशन की। और इन सिटू में क्या क्या इंक्लूड है, बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड है, ठीक है, और नेशनल पार्क आ जाएंगे, सेंचुरी आ जाएगी, लेकिन एक्सेप्ट कौन नहीं आएगा, सीड बैंक एंड वाइल्ड लाइफ सफारी। तो आंसर क्या चला गया, सेकंड, क्योंकि ये एक्स सिटू कंजर्वेशन के पार्ट हैं। तो ध्यान रखना, जब हम संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित और सुरक्षित करते हैं तो सभी स्तरों पर इसकी जैव विविधता सुरक्षित रहती है। इस दृष्टिकोण में निम्नलिखित सभी शामिल है सिवाय, तो ध्यान रखना ये बात कर रखी है इन सिटू या स्वस्थानीय संरक्षण की, जिसमें जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र आ जाता है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान आ जाते हैं, जिसमें अभ्यारण्य आ जाते हैं, लेकिन बीज बैंक ये नहीं आते क्योंकि ये बाह्य स्थानीय संरक्षण के टाइप हैं। तो आंसर आ गया सेकंड। नेक्स्ट देखिए, हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या अर्थ समिट हेल्ड इन, तो ध्यान रखना जैविक विविधता पर ऐतिहासिक सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां हुआ और कब हुआ, ये हमें बताना है। तो क्लियर एनसीईआरटी में लिख रखा है कि रियो डी जेनेरियो में हुआ और 1992 में हुआ। आंसर क्या चला जाएगा, फर्स्ट। तो ध्यान रखना रियो डी जेनेरियो और 1992। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट टू एक्सटिंक्शन इज, आपको एनसीईआरटी में 4 मेजर कॉज बता रखे हैं, यानी कि इसको एबल क्वार्टेट बोलते हैं, जिसमें 4 कारण बता रखे हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस में। तो उसमें पूछा गया है कि सबसे ज्यादा लॉस किसके थ्रू होता है, तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन वहां क्लियर बता रखा है, ये मेजर कॉज होता है। तो जंतुओं और पादपों की विलुप्त होने की ओर ले जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारण है आवासीय क्षति और फ्रेगमेंटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग नंबर ऑफ स्पीसीज इन अमेजन रेन फॉरेस्ट इज करेक्ट। ठीक है, तो अमेजन रेन फॉरेस्ट में जो डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला देखिए, मैमल्स, बर्ड, मैमल्स की ज्यादा होती है डाइवर्सिटी बर्ड से स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो आप देखिए यहाँ पर अगर मैमल्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें, मैमल्स की कितनी स्पीसीज बता रखी है अमेजन रेन फॉरेस्ट में, 427, जबकि बर्ड्स की कितनी बता रखी है, 1300। तो बताओ किसकी ज्यादा है, बर्ड्स की, लेकिन बता किसकी रहा है ऑप्शन में, मैमल्स की, गलत हो गया। एम्फीबियंस और रेप्टाइल, एम्फीबियंस की भी कितनी डाइवर्सिटी है, 427, यानी कि नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी प्रेजेंट है, 427, और रेप्टाइल्स की कितनी है, 378। ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर क्या चला जाएगा, सेकंड। जबकि और देख लेते हैं, बर्ड की कितनी है 1300 और रेप्टाइल्स की कितनी है, यहां लिखा है 378। तो किसकी ज्यादा है, बर्ड्स की, लेकिन किसकी बता रखा है, रेप्टाइल्स की, गलत। फिशेस की 3000 है, 3000 स्पीसीज प्रेजेंट है, और बर्ड्स की कितनी है 1300 या 1300। तो किसकी ज्यादा, फिश की, लेकिन बता किसकी रहा है, बर्ड्स की, गलत। तो आंसर क्या चला जाएगा, सेकंड। क्लियर, तो ध्यान रखना उभयचर की जो जाति है वो सरीसृप से ज्यादा है अमेजन रेन फॉरेस्ट में। हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व आर देयर इन इंडिया, इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, तो क्लियर एनसीईआरटी में बता रखा है 14। तो आंसर चला गया फर्स्ट। तो भारत में कितने जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र है, 14। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू सैक्रेड ग्रुप्स एंड देयर लोकेशन। खासी एंड जयंतिया हिल्स मेघालय, बिल्कुल सही। अरावली हिल्स राजस्थान, बिल्कुल सही। बस्तर ठीक है। कर्नाटका गलत है, ये मध्य प्रदेश में आता है। चंदा मध्य प्रदेश सही है। तो आंसर क्या चला जाएगा, थर्ड। ये गलत मैच दे रखा है।
तो खासी जयंतिया पहाड़ियां मेघालय में सही है, अरावली पहाड़ियां राजस्थान में सही है, बस्तर कर्नाटक में नहीं मध्य प्रदेश में है, चंदा मध्य प्रदेश ठीक है, आंसर चला गया थर्ड। नहीं देखिए ये आपको पूछ रखा है कि कौन कौन से सही है। हाई लैटिट्यूड लो लैटिट्यूड, जब भी हम हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड अर्थात पोल्स से इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो बायोडायवर्सिटी इंक्रीज होती है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है ये। अगला देखिए, हायर लैटिट्यूड से जब हम लोअर लैटिट्यूड की तरफ जाते हैं मींस पोल्स से इक्वेटर की तरफ, तो क्या बायोडायवर्सिटी डिक्रीज होती है? गलत, बायोडायवर्सिटी पोल्स की तरफ बढ़ती है। अगला देखिए, जब हम हाई अल्टीट्यूड मींस माउंटेन के टॉप से अधिक ऊंचाई से लोअर अल्टीट्यूड यानी कि सी लेवल पर या कम ऊंचाई पर आते हैं, मतलब अधिक ऊंचाई से निम्न ऊंचाई की तरफ आते हैं, तो क्या बायोडायवर्सिटी इंक्रीज होती है? बिल्कुल सही। हायर अल्टीट्यूड लो अल्टीट्यूड यानी कि माउंटेन टॉप से सी लेवल पर आते हैं तो क्या बायोडायवर्सिटी डिक्रीज होती है? गलत, बायोडायवर्सिटी इंक्रीज होती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड दोनों सही बता रखे हैं, तो आंसर क्या चला जाएगा? फर्स्ट। तो ध्यान रखना, जब भी हम उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की तरफ आएंगे बायोडायवर्सिटी बढ़ जाती है, जबकि उच्च से निम्न की तरफ बायोडायवर्सिटी कम नहीं होती, तो ये गलत है। उच्च ऊंचाई से निम्न ऊंचाई पर आने पर बायोडायवर्सिटी बढ़ जाती है जबकि घटती नहीं है, तो आंसर क्या चला जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, इंडिया हैज 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगो विथ डिफरेंट साइज कलर टेस्ट ड्यू टू, सीधा एनसीईआरटी में दे रखा है जीन्स लेवल पर यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी। भारत में आम की 1000 किस्में हैं जिसका आकार रंग स्वाद अलग अलग होता है क्योंकि उनमें आनुवांशिक विविधता प्रेजेंट है, ये आनुवांशिक विविधता के कारण होता है। नेक्स्ट देखिए, What does S stand for in equation log S C Z log A? तो देखिए यहाँ S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीसीज रिचनेस को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीसीज रिचनेस। सेकंड, क्लियर एनसीईआरटी में लिखा है, तो यहाँ S का अर्थ है जातीय समृद्धि। नेक्स्ट देखिए, एमंग वर्टिब्रेट्स द डाइवर्सिटी ऑफ एम्फीबियंस करेक्ट रिस्पेक्टिवली। अब यहां पर आपको वर्टिब्रेट्स के अंदर जो डाइवर्सिटी है उसमें देखना है कि किसकी ज्यादा डाइवर्सिटी किसकी कम। तो इसके लिए एनसीईआरटी में एक ग्राफ बना के आपको बता रखा है, ये यहां लिख रखा है फिश, क्लियर। अब देखो यहां फिश लिख रखा है, यहां आ गए एम्फीबियंस, यहां आ गए रेप्टाइल्स, यहां आ गए बर्ड और यहां आ गए मैमल्स, क्लियर। तो आप जब उस ग्राफ को गौर से देखेंगे तो यहां पर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी वर्टिब्रेट्स के अंदर आपको किसकी मिलेगी? फिश की मिलेगी। किसकी मिलेगी? फिश की। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको मिलेगी बर्ड की डाइवर्सिटी, तीसरे नंबर पर मिलेगी रेप्टाइल्स की डाइवर्सिटी, ठीक है, चौथे नंबर पर मिलेगी एम्फीबियंस की डाइवर्सिटी और सबसे लास्ट में वहां मिलेगी मैमल्स की, ये फिफ्थ नंबर मैमल्स की। तो इस हिसाब से देखिए फिश को क्या बोल रखा है? बी, तो सबसे पहले क्या जाएगा? बी। फिर उसके बाद क्या बता रखा है? दूसरे नंबर पर बर्ड, बर्ड को लिख रखा है सी, तो क्या जाएगा? सी। तीसरे पर किसको? रेप्टाइल्स, तो रेप्टाइल्स को डी लिख रखा है, तो देखो रेप्टाइल्स क्या जाएगा? डी, तो आंसर क्या चला गया? सेकंड, क्लियर। तो ध्यान रखना यहां पर कैसे ये जो सीक्वेंस बता रखा है उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या चला जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो क्लियर एनसीईआरटी ने बता रखा है 50,000 जो आप कह सकते हैं वेराइटीज हैं राइस की वो मिलती हैं, तो इसलिए सबसे ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी किसमें प्रेजेंट है? राइस में। आंसर क्या जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तो जब आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे क्लियर दो नाम लिख रखे हैं, स्टीलर सी काऊ और पैसेंजर पिजन। ये किसकी वजह से हुए थे? ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए थे, तो आंसर क्या चला जाएगा? सेकंड। तो ध्यान रखना स्टीलर सी काऊ और पैसेंजर कबूतर ये दो अति दोहन के कारण विलुप्त हो गए। नेक्स्ट देखिए, हाईएस्ट बायोडायवर्सिटी इन द वर्ल्ड फाउंड इन, वो तो क्लियर एनसीईआरटी में लिख रखा है अमेजन रेन फॉरेस्ट। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है अमेजन रेन फॉरेस्ट में, आंसर थर्ड।
नेक्स्ट देखिए, सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज इज प्रेजेंटली इन प्रोग्रेस, यानी कि छठवां जो व्यापक विलोपन है वो अभी वर्तमान में चल रहा है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड ऑफ एक्सटिंक्शन, जो विलोपन पहले हो चुके हैं उनसे ये किस प्रकार से भिन्न है। तो पहला देखिए, मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज इज टेकिंग प्लेस द फर्स्ट टाइम ऑन अर्थ, ये मास एक्सटेंशन पृथ्वी पर पहली बार हो रहा है, गलत है। जबकि वो लिख भी रखा है कि प्रीवियस एक्सटेंशन से कैसे भिन्न है, गलत। अर्लियर इस एपिसोड वर एंथ्रोपोजेनिक ओनली, यानी कि इससे पहले जो मास एक्सटिंक्शन हुए वो सारे के सारे ह्यूमन के थ्रू हुए, गलत। जबकि क्लियर एनसीईआरटी में लिखा है कि ह्यूमन के अर्थ पर आने से पहले भी मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, तो ये गलत हो गया। इट इज 100 to 1000 टाइम्स मोर फास्टर देन द प्रीवियस वन, ये बिल्कुल सही है। यानी कि जो छठवां विलोपन चल रहा है एक्सटिंक्शन, वो प्रीवियस वालों से 100 to 1000 टाइम्स फास्टर रेट से चल रहा है ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। एक्सटेंशन रेट वर फास्टर इन प्री ह्यूमन टाइम्स, गलत। उस समय स्लो थी, अब फास्ट है। तो आंसर क्या चला जाएगा इसका, थर्ड। तो ध्यान रखना, वर्तमान में जो छठा विलोपन प्रगति पर है यह पूर्व में घटित विलोपनों से भिन्न है, क्योंकि जातियों का व्यापक विलोपन पृथ्वी पर प्रथम बार हो रहा है, गलत। पूर्व विलोपन केवल मानव जनित थे, गलत। यह पिछले विलोपन से 100 से 1000 गुना अधिक तीव्र है, ये सही है। विलोपन की दर मानव पूर्व समय में अधिक थी, गलत है ये। तो आंसर थर्ड। नेक्स्ट देखिए, नैरो यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडायवर्सिटी इज, तो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का जो नैरो यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट क्या कहता है वो हमें बताना है। एवरी स्पीसीज हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू, ये इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, क्लियर। तो ध्यान रखना, द नेचर प्रोवाइड्स एस्थेटिक प्लेजर लाइक वाचिंग स्प्रिंग फ्लावर्स इन फुल ब्लूम, ये भी इसका नहीं है नैरो यूटिलिटेरियन का। ह्यूमंस ड्राइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम नेचर, ये सही है। तो आंसर क्या चला जाएगा, थर्ड। तो ध्यान रखना, नेचर से हमें कई सारे डायरेक्ट बेनिफिट होते हैं, जैसे हमें लकड़ी मिलती है, मेडिसिन मिलती है, तो ये नैरो यूटिलिटेरियन के अंदर इंक्लूड है, क्लियर। तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए संकीर्ण रूप से उपयोगी तर्क है कि मानव प्रकृति से अप्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ प्राप्त करता है, इसीलिए हमें बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। आंसर थर्ड। एज पर द रेड लिस्ट ऑफ IUCN, organism facing a very high risk of extinction in the near future is categorized as, यानी कि नियर फ्यूचर में अगर किसी ऑर्गेनिज्म पर एक्सटिंक्शन का बहुत ज्यादा खतरा है तो उसको IUCN की रेड लिस्ट में कहां रखेंगे। तो ध्यान रखना, उसको एक कैटेगरी बनाकर रखते हैं, उस कैटेगरी का नाम है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो आंसर क्या चला जाएगा, फर्स्ट। तो IUCN की लाल सूची के अनुसार निकट भविष्य में विलोपन के अधिक खतरे का सामना कर रहे जीवों को किस श्रेणी में रखा जाएगा, तो अति संकटग्रस्त जातियों में या कैटेगरी में रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। whole ecosystem and its biodiversity at all the levels protected and conserved in ex situ conservation, गलत। ये पूरा कॉन्सेप्ट इसका दे रखा है इन सिटू कंजर्वेशन का और लास्ट में लिख दिया एक्स सिटू, गलत है। इन मेघालय सैक्रेड ग्रुप्स आर द लास्ट रिफ्यूजेस फॉर लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटन्ड प्लांट्स, बिल्कुल सही है, ये एनसीईआरटी में लिख रखा है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश इन इंडिया, ये बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है। ऑल द प्लांट्स दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड आर मेंटेन्ड इन जूलॉजिकल पार्क्स, यानी कि वाइल्ड से जो प्लांट हट चुके हैं उन प्लांट्स को जूलॉजिकल पार्क्स में हम मेंटेन करके रखेंगे, गलत है ये। तो यहाँ क्या आ गया, बी और सी सही। तो बी और सी किसमें सही है ये, तो आंसर क्या चला गया, सेकंड। ऑप्शन नीचे ऊपर हो गए तो उससे का आप ध्यान मत देना, सेकंड आंसर जाएगा इसका। वाह स्थानीय संरक्षण में सभी स्तरों पर संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र उसकी जैव विविधता को सुरक्षित तथा संरक्षित किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, बाह्य स्थानीय में नहीं होता ये। मेघालय में पवित्र उपवन बहुत सी दुर्लभ और संकटोत्पन्न पादपों की अंतिम शरण स्थली है, सही है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत में स्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी सही है। वनों में विलुप्त हो चुके सभी पादपों का प्राणी उद्यान में अनुरक्षण किया जाता है, गलत। आंसर चला गया सेकंड। नेक्स्ट देखिए, इनकरेक्ट मैच।
लंग्स ऑफ अर्थ, अमेजन रेन फॉरेस्ट बिल्कुल सही है। X2 कंजर्वेशन सीड बैंक सही है। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट अरावली ऑफ राजस्थान, ये गलत है। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में ये नहीं आता, ध्यान रखना। हॉटस्पॉट इंडिया में 3 ही हैं, ठीक है, जिसमें राजस्थान ये अरावली हिल्स नहीं है। लैंटानक हमारा एक्सोटिक स्पीसीज बिल्कुल सही है, इंडिया में ये एक्सोटिक स्पीसीज है, आंसर चला गया 3rd। क्लियर। तो ये जैव विविधता हॉटस्पॉट राजस्थान के अरावली पहाड़ियां ये मैच नहीं है। नेक्स्ट देखिए, endangered or threatened animals and plants are taken out from their natural habitat and can be given special care or protection by keeping them in। तो यहाँ स्पेशल केयर प्रोवाइड किया जा रहा है और वो भी उनको नेचुरल हैबिटेट से बाहर लाकर। तो ये किसमें आ गया, X2 कंजर्वेशन, जैसे जूलॉजिकल पार्क्स, बॉटनिकल गार्डन रेस्पेक्टिवली। तो ध्यान रखना, प्लांट्स को हम रखेंगे बॉटनिकल गार्डन्स में और एनिमल्स को जूलॉजिकल पार्क्स में। आंसर चला गया 1st। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व द ट्रांजिशन जोन। अब देखिए, अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, बायोस्फीयर रिजर्व को 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक आता है सबसे पहला पार्ट कोर पार्ट, उससे बाहर आता है इसमें बफर जोन, और सबसे बाहर की तरफ आता है ट्रांजिशन जोन। कितने, कोर, बफर और ट्रांजिशन। तो उसने बात कर रखी है इस ट्रांजिशन जोन की। इज एन अनडिस्टर्ब एंड लीगली प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम, गलत है। अनडिस्टर्ब होता है कोर जोन, ठीक है, और इसी को मेन प्रोटेक्शन दिया जाता है, तो ये गलत दे दिया। अलाउ अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, बिल्कुल सही है। ये ट्रांजिशन जोन में कई सारी ह्यूमन एक्टिविटी होती रह सकती है, तो ये 2nd सही है। लोकेटेड जस्ट आउटसाइड द कोर जोन, जस्ट आउटसाइड कोर के कौन है, बफर जोन, ये गलत हो गया। इज यूज्ड फॉर रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पस, गलत। रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए आता है बफर जोन। तो ध्यान रखना, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र का सबसे बाह्य भाग है संक्रमण क्षेत्र, जो कि एक अबाधित और कानूनी रूप से सुरक्षित पारितंत्र है, गलत। जो बड़ी संख्या में मानवीय गतिविधियों की अनुमति देता है, ये सही है। जो कोर क्षेत्र के ठीक बाहर स्थित होता है, गलत। जिसका उपयोग अनुसंधान और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, गलत। तो आंसर क्या चला गया, 2nd। नेक्स्ट देखिए, ट्रॉपिक्स आर रिच इन बायोडायवर्सिटी, ठीक है। चूज करेक्ट ऑप्शन दैट एक्सप्लेन द रीजन फॉर द गिवन स्टेटमेंट। यानी कि ट्रॉपिक्स में बायोडायवर्सिटी ज्यादा क्यों होती है, इसके रीजंस के बारे में देखना है। तो देखिए, इसमें फ्रीक्वेंट डिस्टर्बेंस सच एज ग्लेशिएशन हैव अकर्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर इन ट्रॉपिक्स, गलत है। ट्रॉपिक्स तो अनडिस्टर्ब रहे थे, वहां कोई ग्लेशिएशन नहीं हुआ था, जबकि ये लिख रखा है कि ग्लेशिएशन के कारण ट्रॉपिक्स डिस्टर्ब रहा, गलत। रिलेटिव मोर कांस्टेंट एंड लेस सीजनल ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट, सही है। इसकी वजह से वहां स्पीसीज डायवर्सिटी ज्यादा है। मोर सोलर एनर्जी रिसीव बाय ट्रॉपिक्स, बिल्कुल सही। मोर सोलर एनर्जी आती है, इसीलिए वहां पर फूड प्रोडक्शन ज्यादा होता है, इसीलिए वहां पर एनिमल्स और प्लांट्स भी ज्यादा हैं। तो इसमें क्या चला जाएगा, 2nd आंसर, बी एंड सी। तो ध्यान रखना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता प्रचुर होती है, क्यों होती है। पहला पॉइंट देखो, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बाधाएं जैसे कि हिमनदन लाखों वर्षों तक बार बार आती रही, गलत। ये उष्णकटिबंधीय नहीं, शीतोष्ण का कैरेक्टर है। उष्णकटिबंधीय पर्यावरण अपेक्षाकृत अधिक स्थिर और कम मौसमी होते हैं, सही है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या चला जाएगा, 2nd। इन 2 रीजन्स की वजह से ट्रॉपिक्स में बायोडायवर्सिटी ज्यादा है। नेक्स्ट देखिए, टर्म बायोडायवर्सिटी इज पॉपुलराइज्ड बाय विच साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब द कंबाइंड डायवर्सिटी एट ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो साइंटिस्ट थे एडवर्ड विल्सन। तो ध्यान रखना, एडवर्ड विल्सन ने जैविक संगठन के सभी स्तरों पर उपस्थित संयुक्त विविधता को दर्शाने के लिए जैव विविधता शब्द को प्रचलित किया था। आंसर आ जाएगा 2nd। तो ये था सॉल्यूशन। आई होप आपने बहुत अच्छा किया हो गया। थैंक यू।